अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्टीजेंसी टेबल। ठीक है, पहले ज़रा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एक प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, और एग्जांपल जो है वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देखिएगा, कॉन्टीजेंसी टेबल की डेफिनेशन क्या है। A table that consists of two or more rows and columns into which n observation are classified according to two different criteria or variables। ठीक है, एक तो ये हो गई, और दूसरी मैंने एक लिखी है, a table that summarizes the relationship between two variables is called कॉन्टीजेंसी टेबल। मतलब दो वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको समराइज़ करना क्या कहलाता है हमारे पास, कॉन्टीजेंसी टेबल कहलाता है हमारे पास। तो नीचे ही मैंने कॉन्टीजेंसी टेबल बनाया हुआ है, देखें ज़रा, ये आर क्रॉस सी कॉन्टीजेंसी टेबल कहलाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मैंने टोटल आर तक लिखा हुआ है और सी तक लिखा हुआ है। आर मीन रोज़ और सी मीन कॉलम्स। ठीक है, तो क्लासेस हैं आपके पास, ठीक है, ए वाली और बी वाली टोटल, और जिस तरह पहले ही हम करते आ रहे हैं सेम एज इट इज़ वैसे ही है। तो बस इसको ज़रा थोड़ा सा समझना है, मुश्किल नहीं है। अभी आपको ऐसे लिखा हुआ मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं है, जब वैल्यूज़ होंगी तो आसान लगेगा। देखें जी, आपके पास ये ए और A1 है, ठीक है, और वहाँ से B1 है, तो फिर O जो है वो आपके पास 1 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप रो वाइज बढ़ते जाएंगे तो O1 2 हो जाएगा, O1 J हो जाएगा, O1 C हो जाएगा। तो इस टेबल को ज़रा आपने ना इतना कोई गौर से नहीं देखना, सिर्फ इसको समझना है। ठीक है, मतलब याद नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है। ये कोई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं आता, मतलब इसके अंदर हम लोग, ये कोई क्वेश्चन में नहीं आता बोर्ड में। इसके क्वेश्चंस आते हैं, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा आसान लगेगा आपको। ठीक है, बस आप थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करें कि ये देखें ना, ये जो आपके पास A1 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इस साइड वाले को सारों को क्या कहते हैं, रो टोटल, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, कॉलम टोटल। मतलब जो ए वाले आपके पास टोटल आए हुए हैं, A1 ब्रैकेट, A2 ब्रैकेट, ठीक है, अप टू सोन AI ब्रैकेट, अप टू सोन AR ब्रैकेट, तो ये कौन से हैं जी आपके पास, रो टोटल। और जो आपके पास नीचे हैं B1 B2 BJ, ठीक है, BC ब्रैकेट के अंदर ये कॉलम टोटल। और टोटल जो है ग्रैंड टोटल वो किसके इक्वल होता है, N के। सेम एज इट इज़ वैसे ही जैसे हमने पहले किया हुआ है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि सम ऑफ I और सम ऑफ J जो है वो बराबर OIJ इज़ इक्वल टू N। ये सारा कुछ बराबर किसके होता है, N के। मतलब कि आसान सी बात ये है, आसान अल्फाजों में, कि ये जो दरमियान वाले आपके पास ओज लिखे हुए हैं, ठीक है, ओ मीन ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस को कोई भी हो सकती हैं, कुछ नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, उनकी कुछ वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो वो उनको जब आप सबको प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो हमेशा किसके इक्वल आएगा, N के इक्वल। N क्या है, ग्रैंड टोटल, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, और मैंने ये लिखा है नीचे के R इज़ इक्वल टू रोज़ होते हैं और C इज़ इक्वल टू कॉलम्स कहलाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल्स के दरमियान कॉन्टीजेंसी टेबल जो है, इसका रिलेशनशिप शो हो रहा है। A और B दो वेरिएबल हैं, ठीक है, उसके अंदर उसकी ऑब्जर्वेशन है। तो ये सारा कुछ नेक्स्ट स्लाइड में देखें ज़रा, ये एक प्रोसीजर है, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करना, बहुत छोटा सा है, आसान है, मुश्किल नहीं है। देखें, नल हाइपोथेसिस, ठीक है, और फिर है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस होगा हमेशा उसका उलट क्या होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं H0 से, अल्टरनेटिव को हम डिनोट करते हैं H1 से। ठीक है, उसके बाद आपके पास हमेशा आपने इन क्वेश्चंस को करते हुए क्या कर देना है, वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट H0 में और वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट H1 में, हमेशा यही लिख देना है। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, ठीक है, जो कि 0.05 भी हो सकता है या फिर 0.01 भी हो सकता है। मैंने ऊपर लिखी है कि अगर आपके पास क्वेश्चन, ये आपके पास क्वेश्चन के अंदर ही पहले से गिवन होगा। ठीक है, अल्फ़ा जो है वो आपके पास क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होगा। तो जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है 95%, ठीक है, तो इसके परसेंटेज जब निकालें तो फिर आपके पास ये इसको 1 में से माइनस करेंगे तो 0.05 आ जाएगा, और 99%
को जब आप निकालेंगे परसेंटेज तो फिर उसके बाद उसको 1 में से माइनस करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। तो जब क्वेश्चन के अंदर आपके पास 95% के बारे में बात हो, 99% के बारे में बात हो, समझ लेना वो आपका अल्फ़ा ही होगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा, जिसकी वैल्यू को आप 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कहाँ यूज़ करना है ये मैं आगे जाके बताऊँगा। जी, आगे है टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, मतलब कि भाई इसके ऊपर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स कौन सी लगेगी। ठीक है, ये है काई स्केयर। क्या नाम है इसका? काई स्केयर, CHI। ठीक है, काई और स्केयर के स्पेलिंग जो होते हैं वही। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है? सम, डबल सम लगा हुआ है। फर्स्ट सम जो है ये यहाँ पर होगा I इज़ इक्वल टू 1 2 होगा आपके पास रो टोटल। ठीक है, और J इज़ इक्वल टू 1 2 होगा C कॉलम टोटल। तो O माइनस E लिखा हुआ है। ठीक है, O मतलब ऑब्जर्वेशन, E मीन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और E मीन होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो O माइनस E का स्केयर डिवाइड बाय E, ये आपके पास काई स्केयर इस तरह फाइंड होगी। ठीक है, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम इसको R से शो करते होते हैं, V से शो करते होते हैं। ठीक है, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है R-1 और C-1। इसको ज़रा आपने ज़हन में रखना है, R-1 और C-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी है? काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, ये ज़रा ज़हन में रखना है। क्यों? क्योंकि ये आपका MCQ में पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएं काई स्केयर की, तो वो होती है R-1 इंटू C-1। तो मतलब कि आपने सिर्फ काउंट करना होता है कि कितनी रोज़ हैं वो 1 में से माइनस करेंगे और कितने कॉलम्स हैं उसको 1 में से माइनस करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे है जी कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन में वो कहता है EIG आप कैसे फाइंड करेंगे? आप फाइंड करेंगे A इंटू B डिवाइड बाई N। मतलब कि भाई आपके पास जो टोटल होगा ये यहाँ पर, ये देखें, ये वाला जो है ना, ये टोटल, ये वाला टोटल और ये वाला जो टोटल है आपके पास, ये जो टोटल है इनको आप क्या करोगे? A1 मल्टीप्लाई होगा B1 के साथ। ठीक है, और डिवाइड बाय N करेंगे तो आपके पास पहली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह जब आपके पास क्या करेंगे? A1 मल्टीप्लाई करेंगे B2 के साथ तो आपके पास ये यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये सारी चीज़ें फाइंड होती हैं। जी, आगे देखिएगा। उसके बाद है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में होता है काई स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू काई स्केयर 1 माइनस अल्फ़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, V शो क्या कर रहा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 माइनस अल्फ़ा। ये बेसिकली ये जो हिस्सा है ना काई स्केयर 1 माइनस अल्फ़ा V, ये आपने टेबल में से देखना होता है। ठीक है, ये आप लोग वहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास टेबल होगा, टेबल 11 है वैसे, आप लोग देख लें वहाँ पर काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन का होगा तो वो होगा और आप लोग वहाँ से देखेंगे इसे। और वहाँ से देखने के बाद आप लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और ये जो काई स्केयर इधर है लेफ़्ट साइड पर वो आपका कहाँ से फाइंड होगा? वो ये जो पॉइंट नंबर 4 है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर से फाइंड होगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी और जो उसकी वैल्यू आएगी इन दोनों को आपस में रखेंगे और साइन दरमियान में यही रहने देंगे। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है? अपना डिसीजन बताना है कि H0 जो है वो एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। तो वो किस बिहाफ पे बताएंगे कि अगर काई स्केयर की वैल्यू जैसे यहाँ पर लिखी हुई है, और एक मिसाल है कि अगर आपके पास आ जाता है 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 19। ठीक है, इधर 19 आ जाता है राइट हैंड साइड पे, तो इसका मतलब है अगर ये कंडीशन फुलफ़िल होगी, मतलब जैसे साइन लिखा हुआ है कि 20 जो है वो बड़ा है 19 से, तो हम इसको उलट लिखेंगे कि H0 इज़ रिजेक्टेड। ठीक है, उसके बाद क्या है? अगर कंडीशन ऐसे आ जाती है कि 19 ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, 19 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, मतलब कि भाई 19 बड़ा है 20 से, हालांकि ये बात गलत है, तो हम क्या करेंगे? H0 एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। इस प्रोसीजर को ज़रा ज़हन में रखिएगा।